हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इनऑर्गेनिक का एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है कि जनरली सभी लोग जानते हैं, और इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे आज। ठीक, तो देखो, आयनाइजेशन एनर्जी जनरली सब लोग क्या जानते हैं कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो होती आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, केवल इतने भर जान लेने से किसी भी कंपटीशन का आप कोई भी एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसके लिए कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा जाननी होंगी। क्या जाननी होती है, हम आज आपको वही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, सबसे पहले जानिए, जब भी आयनाइजेशन एनर्जी की बात आए, तीन चीजों का याद रखना बहुत जरूरी है। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी जब भी की जाएगी आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करेंगे। ठीक, सबसे पहली बात इसमें क्या जानेंगे, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम कि मतलब जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकलती है, सबसे पहली बात तो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए और आइसोलेट होना चाहिए। ठीक, ये बात आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात। दूसरा बात, जिस किसी का आयनाइजेशन, जिस किसी से इलेक्ट्रॉन निकालना हो, उसका हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से निकाला जाएगा। ठीक, यानी कि इट इज इन ग्राउंड स्टेट, इट इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट, इन इट्स ग्राउंड स्टेट। मतलब आयनाइजेशन जब भी बात करेंगे उस एटम, उस गैसियस एटम के ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे। देखो, होता क्या है कि आप कभी पढ़े होंगे, हो सकता है कि इन एनर्जी, जब एटम की एनर्जी, इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी लोअर होती है, लो होती, कम एनर्जी वाले, तो हमेशा अपने लो ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं। जब एनर्जी दी जाती है तो एक्साइट होकर अपर सेल में चले जाते हैं। ठीक, ये आप कभी पढ़े होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया गया होगा, तो उसी का आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मतलब उसको ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे, पहला बात। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन को सॉल्व कराता है, जब भी गैस आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो हमेशा 1 मोल की बात करते हैं, 1 मोल एटम की बात करते हैं। यही क्वेश्चन को, यहीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की जब भी बात करेंगे, आइसोलेटेड गैसियस एटम की, इन इट्स ग्राउंड एटम की। ठीक, या तीसरी बात, फॉर 1 मोल एटम, 1 मोल एटम। ठीक, जब आप कभी मोल कॉन्सेप्ट या स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां आपको बताया गया होगा, 1 मोल एटम को ग्राम एटम भी कहते हैं। 1 मोल एटम को क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट। यानी कि मोल क्या होता है, वो ग्राम एटॉमिक वेट। यानी कि 1 मोल को ग्राम एटॉमिक वेट की बात करें। अगर आपको अच्छी तरह पता है, 1 मोल में कोई भी क्या होता है, कोई भी चीज 6.023 इंटू 10 के पावर 23 की बात करते हैं। जब भी 1 मोल आए तो इतनी चीजें आपको इसमें पता होना चाहिए। डिफिनीशन के अलावा आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, वो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, और 1 मोल की बात करते हैं जब भी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो। ठीक, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन फॉर 1 मोल एटम ऑफ एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखिए, हमने डिफिनीशन में ये तीनों कंडीशनों को इंक्लूड कर दिया। ठीक, तो डिफिनीशन आप लिखेंगे, इट इज मिनिमम amount of energy, it is minimum amount of energy required to removed
most loosely electron. It is minimum amount of energy required to remove the most loosely electron for 1 mole removed most loosely electron for 1 mole isolated gaseous atom. Most loosely electron for 1 mole of an isolated gaseous एटम। ठीक, तो ओवरऑल ये डिफिनेशन थी। क्या डिफिनेशन है कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है कि किसी भी गैसियस एटम के, ऐसा गैसियस एटम जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालना है, कहां से? वो गैसियस एटम होना चाहिए, लूजली होता, आइसोलेट होना चाहिए, विलग होना चाहिए। मतलब क्या? इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन फॉर 1 मोल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब कि 1 मोल गैसियस एटम से, ठीक, कोई भी गैसियस एटम होगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितने मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, वही उसका क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक, ये तो डिफिनीशन थी। ठीक, अब आपके इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, है ना? चलिए एक क्वेश्चन बताते हैं, उससे आपका ये मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसा क्वेश्चन होता है देखिए, चलिए एक हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे अगर ये क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, जैसे कहा गया क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम, यानी मतलब सोडियम एटम इज 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड, find energy required, then find energy required to convert 230 milligram of sodium, then find energy required to convert 230 milligram of सोडियम कैसा होना चाहिए? गैसेस, सोडियम टू सोडियम पॉजिटिव, ये भी गैस सिस्टम। देखो ये क्वेश्चन का क्या कर रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इज 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर मतलब कि किसी भी सोडियम एटम की आयनाइजेशन 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, तो कहा देन फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 230 मिलीग्राम ऑफ सोडियम गैसियस टू सोडियम पॉजिटिव गैसियस। देखो चीज और जान लीजिए, किसी भी गैसियस एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड निकालते हैं सेकंड एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड निकालते हैं थर्ड आयनाइजेशन, सो ऑन। ठीक, तो होता क्या है कि पहले आयनाइजेशन की एनर्जी की बात करें, इसका मतलब सोडियम से सोडियम प्लस में, तो कहा क्या है कि सोडियम की आयनाइजेशन 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 230 ग्राम सोडियम मिलीग्राम सोडियम को
सोडियम प्लस में बनाने के लिए कितने आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, तो ये देखो, जब अब हमने जो सारी बातें बताई हैं वो यहाँ अप्लीकेबल होंगी। देखो, जब भी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो समझो कितना, मतलब 1 मोल की बात करेंगे। तो जब देखो यहाँ कहा है ना आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, यानी कि 1 मोल की एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी कितना है सोडियम की, 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो लिखिए, चूंकि 1 मोल आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, 1 मोल आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, ये गैसियस में, इज कितना है, ये 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, अब देखिए होगा क्या, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसका मोल निकालिए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ग्राम दिया रहेगा तो मोल निकालेंगे, अगर कुछ और दिया रहेगा तो मोल निकालेंगे, मॉलिक्यूल दिया है तब भी मोल निकालेंगे। अब पता होगा अगर मॉलिक्यूल दिया होता है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10 के पावर 23 से जब डिवाइड करते हैं तो मोल निकल आता है। ठीक, तो ओवरऑल मोल निकालें तो 230 मिलीग्राम में कितने मोल होंगे। ठीक, इसलिए चूंकि 1 मोल की आयनाइजेशन एनर्जी इतना दिया गया है ना, तो जो 230 मिलीग्राम दिया गया है, ठीक, 230 मिलीग्राम को अगर ग्राम में बदलेंगे तो कितना, 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 0.23 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, चलिए, इसलिए 0.23 ग्राम, 0.23 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स होंगे। आप जानते हैं मोल्स कैसे निकालते हैं, अगर ग्राम वेट दिया रहेगा, ग्राम वेट डिवाइडेड दिया मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाता है। तो यहाँ ग्राम वेट कितना दिया गया है, 0.23 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स ऑफ सोडियम। ठीक, सोडियम का मॉलिक्यूलर मोल्स निकाला, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23 होता है, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो यानी कि मॉलिक्यूलर वेट यानी कि एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे 23 से, जब 23 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग कितना आएगा, 0.01, इतना मोल्स आ गए। इतने क्या आएंगे, मोल्स निकला, मोल कितने, 0.01 मोल, इतना मोल कितने में, इतने ग्राम में। अब देखो सीधा सीधा, अब यूनिटी मेथड लगाएंगे, जब 1 मोल का इतना है तो उतने मोल का कितना होगा। तो सिंपल, ये मोल तोल, देखिए मोल तोल होता क्या है, बनिया वाली घड़ी, मोल एंड तोल। ठीक, यही मोल होता है ना। तो यूनिटी मेथड आपको जानते होंगे, जिसका निकालना होता है उसको राइट साइड निकालते हैं, जिसमें से निकालना होता है उसको लेफ्ट साइड रखते हैं, ये यूनिटी मेथड का रूल होता है। तो अब देखो, जब 1 मोल ना, 1 मोल की इतना है, इसलिए ना 1 मोल की आयनाइजेशन 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसलिए चलो इसको यहां कर देते हैं। ठीक, ऐसे लिखो, चूंकि 1 मोल आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज कितना है, 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए कितना मोल दिया गया, 0.01 मोल में कितनी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, इतने से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे तो इतना कितना आ जाएगा, तो कितना होगा, 17 इंटू 0.01 कितना हो जाएगा, 0.017 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कंपटीशन में, चाहे वो आईआईटी होगा चाहे वो मेडिकल होगा, ठीक, मेडिकल यानी कि नीट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। ठीक, इस तरह की अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं, देखो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं
तो आयनाइजेशन एनर्जी को फैक्टर क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं, ये तो डिफिनीशन से बेस्ड क्वेश्चन थे। अब क्या क्या उसको ऑर्डर होते हैं ये हम थोड़ा बताते हैं आपको। तो फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स affecting factors affecting the ionization energy। ये टॉपिक आपको जानना बहुत जरूरी है आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ने के बाद। देखो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं या ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या ऑर्डर होता है और क्या कुछ इसको अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले इसमें हम आपको बताते हैं, देखो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर एक ऑर्डर क्या क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो थोड़ा इसको समझो, होता क्या है कि आपको जानते हैं न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। इसके बाद ढेर सारी सेल होती हैं K, L, M, N सो ऑन। तो आपको पता होगा 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जहां n क्या होता है, नंबर ऑफ सेल होता है, नंबर ऑफ सेल। तो पहली सेल की n का मान 1 रखेंगे, दूसरी सेल के लिए यानी कि पहली सेल की n का मान 1, दूसरी सेल के लिए 2, तीसरी के लिए सो ऑन। तो इसका मतलब पहले सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, अगर n बराबर 1 रख दें तो 2, इसका मतलब कि जो पहली सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, अब कोई जरूरी नहीं कि 2 ही इलेक्ट्रॉन हो, मतलब 2 से ज्यादा नहीं हो सकते पहले सेल में, ठीक, एक भी हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन के केस में, हीलियम के केस में 2 होता है, फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। तो होता क्या कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर पॉजिटिव, तो इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बियन फोर्स लगेगा, और ये फोर्स जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा तो इसका मतलब कि इन इलेक्ट्रॉनों को, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और आपको तो ये पता है फोर्स, कोलम्बियन फोर्स कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, जहाँ Q1 Q2 उनके मॉड ऑफ चार्ज के मॉड हैं, R उनके बीच की सेपरेशन, यानी कि यहाँ रेडियस की बात करेंगे। तो ओवरऑल बात अगर हम करें कि जैसे जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज जितना रहेगा, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। तो ओवरऑल जब फोर्स ज्यादा होगा तो इनको बाहर निकलना उतना कठिन होगा। इसीलिए कहा गया आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर नंबर ऑफ सेल, दूसरा फैक्टर नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल क्या मतलब कि दूसरा फैक्टर नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल का मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, नंबर ऑफ सेल। कहने का मतलब कि जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी, तो फोर्स उनके बीच कम होता जाएगा, है ना, फोर्स कम होता जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। कहने का मतलब नंबर ऑफ सेल ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, अगर नंबर ऑफ सेल कम तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, इनवर्सली का रिलेशन होता है। तीसरा फैक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ठीक या अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं ना। तीसरा आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्स, आयनाइजेशन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, देखो जैसे क्या होता है कि मान लो ये वैलेंस सेल है, यही तो वैलेंस सेल होगी ना, ये क्या है,
ये वैलेंस सेल है, ठीक। आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल कहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो वैलेंस सेल है तो इनके जो अंदर के बाद न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच में ढेर सारे सेल्स होते हैं, ठीक। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक का रिपेल करेंगे, ठीक। रिपेल करने का मतलब क्या, तब न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच में फोर्स को कहीं न कहीं कुछ कम करेंगे। तो ओवरऑल जो न्यूक्लियस का फोर्स होगा इन सब के, मतलब न्यूक्लियस और वैलेंस सेल का अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉनों के बीच के रिपल्सिव फोर्स को निगलेक्ट करने के बाद जो फोर्स होता है तो वही तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा रहेगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा, कहने का मतलब वही उतने ज्यादा से फोर्स से अट्रैक्ट किए रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक। अगला हम आपको बताते हैं क्या, स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल। स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल। देखो कोई भी सब सेल स्टेबल, मोर स्टेबल तब होता है या तो जब वो हाफ फिल्ड होगा या जब वो फुल फिल्ड। तो इसका मतलब कब, ऐसा क्यों कहते हैं हाफ फिल्ड, फोर फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि उनकी सिमेट्री, वो सिमेट्रिकल नेचर को फॉलो करने लगते हैं इसलिए। तो कोई भी सेल अगर या तो हाफ फिल्ड रहेगा या तो फुल फिल्ड रहेगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे जैसे नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है, हाफ फील्ड होते हैं कि नहीं, नाइट्रोजन में क्या होता है, हाफ फील्ड होता है और सिमेट्रिकल होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। फुल फील्ड की बात करें, जैसे नोबल गैसेस की बात कर दें या सेकेंड ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप जैसे मान लीजिए बेरिलियम की बात कर दें, तो इसमें H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें P में 6, ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो फुल फील्ड या हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, इसलिए स्टेबिलिटी। तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी किसके डायरेक्टली होती है, स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल के। तो क्या सकते हैं क्या, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल, सब सेल के डायरेक्टली होती है, ठीक। देखो अगली फैक्टर हम आपको एक्सप्लेन इसमें करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट आप लोग पढ़े होंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में एक डिफरेंट सेल्स का एक चारों तरफ का एक आवरण बन जाता है, एक स्क्रीन सा बन जाता है। तो वो जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं उन इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस फोर्स के अट्रैक्शन को कहीं ना कहीं हिंडर्ड करते हैं, कम करते हैं, तो उसी को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली होता है। आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के, ठीक। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा, स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी उतना कम, ठीक। अगला प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सब सेल, छठवां नेचर ऑफ सब सेल। देखो सब सेल कई बार वर्ड आ चुके हैं। सब सेल होते कौन है, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ आपको पता है, जो एसपीडीएफ इनका नाम कहां से है, एक्चुअली में ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होते हैं, ठीक। एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज, एफ फॉर फंडामेंटल्स वर्ड से लिए गए हैं। तो देखो अगर इन सेम सेल की बात करें, ये कंडीशन इसके लिए, अगर इन सेम सेल, एक ही सेल की बात अगर करें तो नेचर ऑफ सेल, तो आयनाइजेशन एनर्जी किस सबसे ज्यादा किसकी, एस की होती है, फिर पी की होती है, फिर डी की होती है और लास्ट में किसकी होती है, एफ की। ये कौन सा ऑर्डर होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। ये थे आयनाइजेशन एनर्जी और उसके कुछ फैक्टर्स, ठीक। अगर बात करते हैं, देखो
पीरियड की बात अगर करें हम, पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर होता है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज होती जाती है। इंक्रीज क्यों होती है? कि न्यूक्लियर पर चार्ज बढ़ता जाता है। एक ही पीरियड के हैं तो इसका मतलब सेल, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं होंगे। जब न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता जाएगा। ठीक, ये पीरियड की बात। और वहीं ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाता है, रेडियस बढ़ती जाती है तो फोर्स घटता जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? घटती जाती है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल की हम लेके एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखो, इन पीरियड, अगर पीरियड की बात करें, जैसे हम बात करते हैं, चलिए मान जैसे सेकेंड पीरियड की ही बात कर लें। ठीक, इन पीरियड में इसका ऑर्डर क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी का, आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियड में ऑर्डर इन पीरियड, इसका ट्रेंड क्या होता है? आपको पता है सेकेंड ऑर्डर में, सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उसके बाद में फ्लोरीन और नियान। ठीक, तो देखिए एलिमेंट कौन होते हैं? लिथियम होता है और बेरिलियम होता है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। ठीक, फ्लोरीन का 9। उसके बाद आता है नियान। नियान, ठीक, ये नियान का ऑर्डर है। तो याद करने का तरीका, ठीक, कैसे करते हैं? लीबी बकनोफनी, बकनोफनी, ये एलिमेंट होते हैं ना, लीबी बकनोफनी। यानी सेकेंड पीरियड में एलिमेंट कौन है? लीबी बकनोफनी, लीबी बकनोफनी, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। ठीक, अगर हम पूछे इनका ऑर्डर क्या है तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट क्या है, इसे याद कैसे करेंगे? ली बी बक नो फनी। ठीक, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। ये ट्रिक है याद करने का, कैसे एलिमेंट को याद करने। अगर देखो तो जो आयनाइजेशन का ऑर्डर है, तो हमने क्या बताया? हाफ फील्ड फुल की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा अपने सक्सेसिव एलिमेंटों से ज्यादा होती है। तो देखो लिथियम में एस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और बेरिलियम में एस में 2, तो ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। तो आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की लिथियम से ज्यादा होगी, अपने से इधर बोरान से भी ज्यादा हो, क्योंकि बोरान में पी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है ना। थर्ड मतलब 13, बोरान फैमिली, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर उसके बाद आता है कार्बन। कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी बोरान से जाता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं ना। अब देखो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन से भी ज्यादा, और नाइट्रोजन में आपको पता है कि इसमें NH2 होता है और इसमें, अरे चलो n की जगह 2s2 कर दें, इसके 2p3 होता है, तो हाफ फील्ड हो गया, इससे ऑक्सीजन से भी ज्यादा। अब ऑक्सीजन की किससे ज्यादा? फ्लोरीन से ज्यादा। ठीक, फिर नियान की ज्यादा, नियान की किससे ज्यादा होती है? नियान की ज्यादा फ्लोरीन से होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चले। ये ऑर्डर थोड़ा आपको आगे पीछे लग रहा है ना, चलो इसको ठीक से ऑर्डर करते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? लिथियम की, फिर उसके बाद बेरिलियम की, ना, लिथियम के बाद बेरिलियम की, फिर उसके बाद कौन आया? नहीं, लिथियम की सबसे कम, बेरिलियम की ज्यादा, किससे? बोरान से। तो लिथियम से फिर बोरान, फिर उसके बाद बेरिलियम, यही ऑर्डर होगा, क्योंकि बेरिलियम के लिथियम से ज्यादा है और बोरान से भी ज्यादा। ठीक, फिर उसके बाद कौन है? कार्बन, ये वाला कार्बन। अब देखो कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, लेकिन नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन से भी ज्यादा है, ऑक्सीजन से भी। तो कार्बन के बाद कौन रखा जाएगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन के बाद कौन रखा जाएगा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन, फिर उसके बाद नियान। नियान में कितना है?
2p6 है ना, 2p6 और 2s2 2p6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन सा ऑर्डर हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। एक चीज देखिए, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जनरली आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल सेम रहते हैं लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाते हैं। ठीक, कैसे बढ़ जाते हैं? देखो, इसमें 2 प्रोटॉन होंगे लेकिन इसमें लिथियम के 3 प्रोटॉन होंगे लेकिन बेरिलियम में 4 होंगे, तो प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक, तो ये क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब इस ऑर्डर को कैसे याद करें? कई बार ये मेडिकल में पूछा गया है, इवन एम्स में भी पूछा जा चुका है, एक बार आईआईटी में भी पूछा गया है। ठीक, अब इस ऑर्डर को याद कैसे करेंगे? हमने तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट को ये बताया था, लीबी बकनो फनी। अब इसके ऑर्डर को लीब बेकान फनी, लीब बेकान फनी, इसके ऑर्डर को ट्रिक कैसे याद करने का है? इसका ट्रिक कैसे है? लीब 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 बेकान फनी। ठीक ठीक, ये ट्रिक से याद रखेंगे तो याद रहेगा। कैसे? देखो, ली मतलब लिथियम, ब मतलब बोरान, बे मतलब बेरिलियम, क मतलब कार्बन, आ का मंत्र है तो ऑक्सीजन, न मतलब नाइट्रोजन, फ मतलब फ्लोरीन, नी मतलब नियान। ये क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था। ठीक, क्यों होता था? नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते हैं इसलिए हो रहा था। कहीं कहीं पर ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया, जैसे बेरिलियम नाइट्रोजन के केस में। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड या फुल फील्ड। ठीक, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, ये है दोनों फुल, ये फुल फील्ड था एस में, बेरिलियम, नाइट्रोजन हाफ फील्ड था। अगर ग्रुप की बात करें, ग्रुप में विदाउट हेजिटेशन टॉप टू बॉटम चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा घटती जाती है। अगर ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। कैसे? देखिए, इन ग्रुप की बात अगर करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम घटती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक, ये एलिमेंट है कि नहीं? तो जनरली फ्रेंसियम की बात नहीं करते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं, अपने आप को कन्वर्ट करता रहता है। तो चलिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये पहले ग्रुप के एलिमेंट है कि नहीं? ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है ना, पहले ग्रुप के हैं ये। तो टॉप टू बॉटम आएंगे, लिथियम से सीजियम तक आएंगे। ठीक, तो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होंगी। क्या सा होगा? डिक्रीज। कि क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी किसके कारण? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? घटती जाएगी। देखो, ये पहले दूसरे सेल क्या है? ये इसमें 3 सेल होगा, इसमें 4, 5, 6 ऐसे सेल बढ़ रहे हैं तो रेडियस बढ़ रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस का वैलेंस सेल से, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे। तो ओवरऑल ये ऑर्डर था। देखो, कभी कभी एक्सप्लेन कर दिया जाता है, फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन की बात करते हैं। जब गैसियस एटम आइसोलेटर से पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वैलेंस सेल से, और हमेशा इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस सेल से ही निकलता है। ठीक, वैलेंस सेल से जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं पहला, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, अगर तीसरा निकालें थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, सो ऑन। तो अब होता क्या है कि हमेशा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड एनर्जी से ज्यादा होगा। ठीक, ये ऑलवेज रहेगा। ठीक, तो इसको याद रखिए आप। जैसे अगर हम सिंपल वे में इंपॉर्टेंट टिप में लिखा देते हैं इसको, इंपॉर्टेंट टिप। ठीक, जैसे अगर हम 3 आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी 4
ग्रेटर किससे होगी, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड से, थर्ड किसकी ज़्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी टू से, टू किसकी ज़्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से। ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, तो ये था कुछ नॉलेज आपका आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो वहां पर हमने जो ग्रुप पीरियड की बात की थी, आयनाइजेशन एनर्जी को बताया, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के ही बारे में बताया था स्पेशली। ठीक, आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर इतना सब जानते हैं तो इस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो आईआईटी में आए, चाहे नीट में आए, चाहे CSIR नेट में आए, चाहे जहां भी आएगा, इससे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। ठीक, और ओके, थैंक यू।